जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सबका सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स कैसे गए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज हम जून 24 का बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर रिव्यू और डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हमने मैराथन सेशंस करे थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मैराथन सेशन से देखने को मिले, मॉडल क्वेश्चन पेपर से देखने को मिले। पर हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट ने ये प्रूव कर दिया है कि सिलेबस 2022 लाके कि भाई आगे के सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स उतने इजी नहीं होने वाले हैं। बच्चों को लगता है कि एग्जाम क्लियर करना सीएमए फाउंडेशन का बहुत इजी है, लेकिन जून 24 का पेपर देख के मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं, अब ये इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। हर बार होता था कि जो ऑलरेडी एमसीक्यूज बने हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर में से, पास्ट ईयर पेपर में से, या फिर डायरेक्टली आपके जो बैक क्वेश्चन है वहाँ से। पर इस बार काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो बिल्कुल ही नए थे, जो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स में से पिक करे थे। तो बेसिकली वो चाहता है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सुन लिया और हो गया, आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, अच्छे से समझो और तब एग्जाम दो। ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो फ्यूचर में पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारे जो मैराथन सेशंस है उन्हीं में से था। मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है? बेटा मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है बस। बाकी बिल्स जो होते हैं वो पहले राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, पर मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है पहले, उसके बाद राज्यसभा जाएगा और उसके साथ प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलेगी। राइट, नेक्स्ट है आपका, तो फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड का आंसर देखते हैं, कंसिडरेशन कॉन्टेम्पलेटेड अंडर इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ में कैसा कंसिडरेशन चाहिए होता है? ओनली पास्ट, ओनली प्रेजेंट या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों? तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों, ये भी हमारे मैराथन सेशंस में से था। तो कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन अलाउड नहीं होता, पर इंडियन लॉ में पास्ट भी अलाउड होता है। राइट, आ जाओ। नेक्स्ट है, द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स। अनपेड सेलर का मतलब ऐसा सेलर जिसको अभी पूरी पेमेंट नहीं मिली है। तो अनपेड सेलर में क्या क्या इंक्लूड होता है? बायर का एजेंट? नो, सेलर का एजेंट। करेक्ट ऑप्शन है बी, ये भी हमारे मैराथन सेशन में था, है ना। एजेंट ऑफ द कैरियर? नो। ऑल ऑफ द अबव? नो। नेक्स्ट आ जाएंगे फोर्थ, अग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल। अग्रीमेंट अनलॉफुल होगा अगर कोई कंसेंट नहीं होगी, या कंसेंट फ्री नहीं होगी, या कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, या ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन वॉइड नहीं पूछा, अनलॉफुल पूछा है। अनलॉफुल का मतलब है लॉ के अगेंस्ट कब होगा? तो जब फॉरबिडन बाय लॉ होगा, कोई ऐसा काम आप कर रहे होगे जो कानून में मना होगा, तब अग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा और वॉइड तो हो ही जाएगा। राइट, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, अनलॉफुल पूछा है, वॉइड नहीं पूछा। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कम्युनिकेशन का है। फीडबैक इज नीडेड इन विच वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक किस में चाहिए होता है? वन वे कम्युनिकेशन में, टू वे में, या दोनों में? तो टू वे कम्युनिकेशन में। ठीक है, जब टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपको कोई बात बता रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ क्या समझ आ रहा है ना, तो मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ ना, तो टू वे कम्युनिकेशन है। मैं भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप भी कम्युनिकेट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर पर्सनल लॉज। ये भी हमारे मैराथन का ही क्वेश्चन था। तो पर्सनल लॉज क्या होते हैं? लॉज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल बिहेवियर? नो। कस्टम्स या रिलीजियस बिलीफ जो अब कोडिफाइड हो गए हैं, दैट इज पर्सनल लॉ। राइट, हिंदूज का लॉ हिंदू लॉ जो अब कोडिफाई कर दिया गया है, मुस्लिम्स का लॉ मुस्लिम लॉ जो अब कोडिफाई कर दिया गया है, तो ये आपकी पर्सनल लॉज होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 7th क्वेश्चन, द अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन फ्रेंडली एनवायरनमेंट आर। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ आपस में अग्रीमेंट करते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट चल रहा है, फ्रेंडली वे में अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या माने जाते हैं? डोमेस्टिक अग्रीमेंट माने जाते हैं। राइट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि लीगल वैलिडिटी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ ने आपस में हंसी मजाक में दोस्ती के तरीके से अग्रीमेंट कर लिया, तो इसमें वो लोगों का इंटेंशन थोड़ी ना लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय। कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना चाहिए? प्रॉमिसर को, प्रॉमिसर के एजेंट को, या कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? बेसिकली तो प्रॉमिसर भी कर सकता है, प्रॉमिसर का एजेंट भी कर सकता है, प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है इन केस ऑफ डेथ, यानी कि सारे कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। राइट, चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है। When a bill is drawn, accepted or endorsed for consideration, it is a fictitious bill. No, it is false.
A bill of exchange is an unconditional order. True. A check is always payable on demand. True. Negotiable instrument is applicable to whole of India. True. तो करेक्ट आंसर है आपका ए. जब एक बिल कंसिडरेशन के लिए बनाया जाता है, एक्सेप्ट करा जाता है, तो वो फिक्टिशियस होता है क्या? नहीं. राइट. चलो. राइटिंग इज डैश इन नेचर. राइटिंग इज पर्सनल इन नेचर. नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन. सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो किसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. तो कोई भी लेजिस्लेशन एक्ट के बाहर नहीं जा सकता. ठीक है. तो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द एक्ट. राइट. एम्बिट मतलब स्कोप ऑफ द एक्ट. नेक्स्ट है आपका इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन. अगर एक पार्टी एक दूसरे पार्टी पे ट्रस्ट करती है, फिड्यूशियरी रिश्ता है दोनों के बीच में, तो क्या वो एक दूसरे को डोमिनेट कर सकती है या नहीं कर सकती? डोमिनेट कर सकती हैं. जैसे फादर सन, टीचर स्टूडेंट, मदर डॉटर, मदर सन, या फिर आप बोल सकते हो गुरु शिष्य, जो आपके एडवाइजर और डिसाइपल्स होते हैं. तो इन सब में क्या होता है? फिड्यूशियल रिलेशनशिप होता है. हेंस जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो वीकर पार्टी को डोमिनेट कर सकती है. प्राइस की डेफिनेशन कहाँ की बना है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में. देखो इस बार आपसे एक्ट मतलब सेक्शन का भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो प्राइस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 810 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गिवन है हमें. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14. हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस अ चेक. इनमें से कौन चेक क्रॉस नहीं कर सकता? ड्रॉर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंकर कर सकता है, फॉरेनर नहीं कर सकता. ये भी हमारे मैराथन का क्वेश्चन था. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, फॉरेनर. जब हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, जो तो मेथड हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवर. नो, वो तो जिसको रिसीव होता है उसे बोलते हैं चैनल. हाँ, चैनल. जिस मीडियम से हम मैसेज भेजते हैं, जिस मेथड से हम मैसेज भेजते हैं उसे हम बोलते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. नेक्स्ट आ जाएंगे 16th क्वेश्चन. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. केस लॉज आर जुडिशियल प्रोसीजर्स. एनी इलेक्टेड मिनिस्टर कैन पास एन ऑर्डिनेंस. देयर इज नो पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये तो फॉल्स है. क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट नहीं होती है? होती है ना. कोई भी इलेक्टेड मिनिस्टर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? नो, ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट और एट द स्टेट लेवल ओनली बाय द गवर्नर. ओनली एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट कैन बी द लॉज. नो नो, लॉ इज अ वेरी वाइड टर्म. लॉ इंक्लूड एक्ट, रूल्स, लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंसेस. तो लॉ तो बहुत बड़ी चीज होती है, खाली एक्ट लॉ नहीं होता. तो ये भी फॉल्स है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? केस लॉज. जो आपके केस लॉज होते हैं, प्री डिसाइडेड केस की जजमेंट होती है, वो जुडिशियल ये प्रेसिडेंट्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से. मुझे लगता है क्वेश्चन में ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये प्रेसिडेंट होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट है आपका म्यूनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर अथॉरिटी अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो करेक्ट ऑप्शन है पार्ट 9A. इसके बारे में हमने मैराथन में डिस्कस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. करेक्ट पूछा है. वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल होते हैं? नहीं, ये मैंने आपको बताया था. जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल ही होते हैं. तो ये तो आपकी फॉल्स है. इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइडेबल? नो. इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड. इलीगल एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड? नो. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड. जो लॉ के अगेंस्ट आप अग्रीमेंट करते हो वो हमेशा वॉइड होते हैं, बिकॉज अग्रीमेंट शुड बी लॉफुल. राइट. चलिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? सिर्फ मूवेबल गुड्स सब्जेक्ट मैटर होते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ये तो ट्रू है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट्स राइट इन पर्सनम या अग्रीमेंट टू सेल क्रिएट राइट इन रेम. बताइए, या बोथ बी एंड सी. तो अगर आप अग्रीमेंट टू सेल वाला पॉइंट देखोगे या फिर सेल वाला पॉइंट देखोगे, तो अग्रीमेंट टू सेल क्रिएट करता है राइट इन पर्सनम और सेल क्रिएट करता है राइट इन रेम. यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखा है. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइट इन पर्सनम देता है? नहीं. अग्रीमेंट टू सेल राइट इन रेम देता है? नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी. ठीक है. चले, नेक्स्ट है आपका देयर आर डैश इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. न्यू क्वेश्चन, मॉड्यूल का बैक क्वेश्चन में से नहीं है ये, लेकिन सीधा सीधा लिखा है. मॉड्यूल में आप देखोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो देयर आर 5 इंग्रेडिएंट्स. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, 5 इंग्रेडिएंट. टाइम पे चेक सबमिट होना चाहिए, चेक डिसऑनर हो जाना चाहिए, डिसऑनर के बाद नोटिस मिलना चाहिए, नोटिस मिलने के विदिन
फिक्स्ड टाइम पीरियड विद इन 30 डेज हमें बताना है जिसने चेक इशू किया उसको, और फिफ्थ है कि अगर चेक जिसने इशू किया था उसने पेमेंट नहीं किया है तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ सेक्शन 138 अब अप्लाई होगा। तो 5 इंग्रेडिएंट, 5 एलिमेंट, 5 नेसेसरी कंडीशन है डिसऑनर की। नेक्स्ट है नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स। ये किसके अंदर होता है, कौन सा सी ऑफ कम्युनिकेशन होता है, करेक्टनेस। इसके बारे में हमने डिटेल में सारे सीज डिस्कस करे थे, तो पता था मुझे एक चीज तो आएगा ही आएगा। ग्रेस डेज कितने दिन का चाहिए होता है, कितने दिन का लगता है, अदर देन पेबल ऑन डिमांड पे 3 डेज का। तो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पे 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है, चेक पे नहीं मिलता। नेक्स्ट है एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई विद वाई टू एनक्रोच अपॉन जेड्स प्रॉपर्टी फोर्सफुली। एक्स ने वाई को बोला कि जाओ जेड की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा करो। तो अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो कि जाओ और कुछ गलत काम करो, एक्स ने वाई के साथ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करा है, लॉ के अगेंस्ट है, ये इलीगल है, हेंस वॉइड, राइट। तो इलीगल लिखा है तो इलीगल आप मार्क करेंगे, दिस इज इलीगल, डायरेक्टली वॉइड मार्क नहीं करेंगे, इलीगल है इस वजह से वॉइड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास इनमें से कौन सा राइट होता है, तो सेल का राइट, मॉर्गेज का, कंज्यूम का, सिर्फ रीसेल का राइट होता है, राइट। आइए नेक्स्ट है इन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर क्या कर सकता है, बायर गुड्स को मना नहीं कर सकता, कर सकता है मना, बायर हैज टू पे द प्राइस, नो, बायर कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, नो, बायर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट गुड्स, यस। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में बायर मना कर सकता, भैया मैं गुड्स नहीं ले रहा, अपने गुड्स वापस रखो। नेक्स्ट है इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन स्पीकर हैज टू स्पीक क्लियरली इन फेवर और अगेंस्ट अ टॉपिक। तो आंसर है डी, अभी हमारे मैराथन का क्वेश्चन था। स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ रेफरेंसिंग। जब आप रेफरेंसिंग देते हो अपने कम्युनिकेशन में तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, क्या नुकसान होता है। ये रिसर्च का बेसिस है, ये तो फायदा है। टू मच रेफरेंसिंग कैन लीड टू लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यस, अगर आप बहुत सारे रेफरेंसेस दे दोगे तो ऐसे लगेगा सारा ही कॉपी पेस्ट किया आपने सामान, ठीक है, तो एक तो बी है। इट ब्रिंग्स अबाउट रिजिडिटी इन रिसर्च एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यस, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। रेफरेंसिंग ज्यादा देने से ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है डाटा की और दूसरा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन, इट इज कॉमनली यूज्ड टू हाईलाइट सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस इन अ डॉक्यूमेंट। ये भी मैंने आपको मैराथन में समझाया था कि इसको हम यूज करते हैं कुछ हाईलाइट करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए, तो वो होता है कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग होना चाहिए था, आई थिंक गलती से कलर प्रिंटिंग लिखा है। क्लियर, तो फ्लो चार्ट तो आप ड्राइंग फॉर्म में बताते हो, टेबल्स और ग्राफ में आप मतलब ट्रेंड वगैरह बताते हो, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, कलर कोडिंग करते हो आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, इन एफओबी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एंड रिस्क पासेस ऑन एफओबी फ्रेट ऑन बोर्ड। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब मुझे तो भैया सेलर को तो बस शिप तक ले जाना है सामान, उसके बाद वो फ्री, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी रिस्क बायर के पास कब चली जाती है, शिपमेंट के दौरान, जैसे शिप पे ले जाता है सेलर सामान उसकी लायबिलिटी एंड, अब सारा रिस्क किसका हो जाता है, बायर का। तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब शिपमेंट में आप सामान डाल देते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, फॉर विच ऑफ दीज राइट ऑफ लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज। इनमें से किसके लिए राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो डॉक चार्जेस के लिए, गो डाउन, वेयर हाउसिंग, सभी के लिए आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप राइट ऑफ लीन सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यूज ऑफ टच इज कॉल्ड हैप्टिक्स, ये तो ट्रू है। चेंज ऑफ कमांड मींस चेंज ऑफ अथॉरिटी, ये भी ट्रू है। सोशल मीडिया पोस्ट इज द रिटन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन, यस, आप लिख के कम्युनिकेट करते हो पोस्ट में। एडवर्टाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड vernaculum, so this is false। एडवर्टीजमेंट डिराइव है एडवर्टियर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है। आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिलायबल होता है, हाँ। फास्ट होता है, नहीं।
फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो पड़ जाता है क्योंकि प्रॉपर आपको चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है, प्रॉपर सीक्वेंस में जाना पड़ता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी कभी टाइम ले लेता है। दो लोग सामने बैठे हैं फिर भी फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सीधा सीधा मेल करेंगे, इसको मेल उसको मेल, फिर काम होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट नहीं होता, यही एक इसका मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट नहीं होता, ये एक इसका नुकसान है। ये हम कह सकते हैं कि ये इसका एडवांटेज नहीं है, राइट, मतलब डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 33, एट द एंड ऑफ द डे हु नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। किसको सेटिस्फाई करना है आपको? कस्टमर्स को। बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो बिजनेस में तो कस्टमर इज द किंग, कस्टमर को ही सेटिस्फाई होना है फाइनली। नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में तो बड़ा ही कंफ्यूजन था, पर ठीक है, देखते हैं कुछ तरीका निकालते हैं। तो स्टॉपल सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट रखना चाहते होंगे, सेल बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, सेल बाय जॉइंट ओनर्स। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि बाकी सारे होता तो सेल बाय स्टॉपल भी है। सेल बाय स्टॉपल लिखा होता तो हम कह देते हैं हाँ ये भी तो पॉइंट में कवर हो रहा है, तो एस्टॉपल लिख दिया, शायद इंस्टीट्यूट का यही इंटेंशन था। एस्टॉपल मतलब स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, और ये सारे पॉइंट्स हैं सेल बाय नॉन ओनर के, तो आपका ए ऑप्शन होना चाहिए फिर। नेक्स्ट है आपका ऑक्शनर टैक्टिक्स टू रेज द प्राइजेस आर्टिफिशियली। अगर ऑक्शनर कोई स्कीम यूज कर रहा है प्राइजेस को आर्टिफिशियल रेज करने की, तो इसे हम कहते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग में प्राइस को फॉल्सली रेज करवाते हैं हम, ठीक है। किसी पर्सन को बोलते हैं वो झूठी झूठी बोली लगाता है प्राइसेस को और ऊपर पहुंचाने के लिए, इसको ही हम बोलते हैं प्राइस को रेज करने के लिए आपने टैक्टिक यूज करी है, तरीका यूज किया है। ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है 36 क्वेश्चन में। नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ये तो टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं। सिंबॉलिक कभी डैमेजेस सुना है? नहीं, सिंबॉलिक तो डिलीवरी होती है। तो दिस इज ऑड वन आउट, करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। 36 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 क्वेश्चन पे। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ओनली सीनियर सिटीजन, नो। एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एनी पर्सन इंडिकेटेड देयरइन, नन ऑफ देम। तो एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 38, रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को रेमिट करना, माफ कर देना। जैसे कम में कुछ एक्सेप्ट कर लेना, कम काम या कम पैसे, उसे हम बोलते हैं रेमिशन। तो रेमिशन से क्या होती है? पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं, राइट। चलिए, तो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक मोड है रेमिशन, राइट। आइए 39, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन और ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, नो। मोरल ऑब्लिगेशन, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, सर्टेन रिलेशन रिजल्विंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 40, कंसेंसस एट आइटम मींस मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये भी हमारे ही मैराथन का क्वेश्चन था। बोथ पर्सन्स शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट हमारा मैराथन का क्वेश्चन है, चेक क्या होता है? चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसमें हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम मेरे अकाउंट से पैसा काट के उसको पेमेंट कर दो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी तो ऑर्डर देते हैं ना। तो चेक इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ बैंक पे बनाया जाता है। 42 क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है। If the words not negotiable are used with special crossing, तो चेक क्या हो जाता है? ट्रांसफरेबल नहीं रहता क्या? नॉन नेगोशिएबल का मतलब होता है चेक ट्रांसफरेबल तो रहता है, पर अगर स्पेशल क्रॉसिंग आप लगा दो तो स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट में पैसा जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबल, द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल अगर स्पेशल क्रॉसिंग के साथ लगा दिया जाए तो अब चेक ट्रांसफरेबल नहीं रहता, क्योंकि एक तो नॉन नेगोशिएबल वर्ड है, और नॉन नेगोशिएबल का मतलब आप ट्रांसफर करोगे तो डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर कर पाओगे। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि अकाउंट पे ऐसा करके हम लिख देते हैं स्पेशल क्रॉसिंग में, तो फिर कहीं ना कहीं चेक क्या नॉन ट्रांसफरेबल ही हो जाता है, ट्रांसफर कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन आप ए ले लो। नेक्स्ट आपका 43, कितनी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। नेक्स्ट है आपका 44, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट नहीं देनी होती है बस, ठीक है। कल को आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, जब जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो झूठा स्टेटमेंट आपको वहां पे नहीं देना है। चेक में कितनी पार्टीज होती हैं बच्चों? डैश पार्टीज आर इन्वॉल्वड इन चेक, अगेन 3, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर कौन होता है? जो चेक बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? बैंक। और पेई जिसके नाम पे चेक बनाया जाता है, राइट, जिसको पेमेंट मिलती है।
46 क्वेश्चन, इफ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूट ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो क्या होता है? वैलिड इंस्ट्रूमेंट है ना, एम्बिगुअस होता है ना, तो एम्बिगुअस तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी हमारे मैराथन का क्वेश्चन था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाएंगे 47th, अ फ्रेज अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ डिफाइन किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहाँ डिफाइन किया है? एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ब्रैकेट ए ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। तो सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1A में आपको चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिफाइन किया है कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता क्या है। अब कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी, क्या कंपनी पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है? हाँ, अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा हो, ये भी हमारे मैराथन का क्वेश्चन था। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है तो वही वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइडेबल अंडर। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइडेबल अंडर, तो माइनर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो माइनर चाहे तो, अगर देखो माइनर की ड्यूटी हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकता है ना भैया कैंसिल है, मैं तो माइनर हूँ, है ना। तो ऐसा किस में होता है? सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेबल ड्यू टू। अब यहाँ बच्चे ना एक्चुअली 49 में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर नहीं बोला, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो माइनर होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। माइनर चाहे तो अपने अग्रीमेंट कैंसिल भी करा सकता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात लिखी है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू। कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड करना चाहते हो, अवॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को आप चाहते हो कि पूरा ना करें, तो अगर इंडियन लॉ के मिस्टेक है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉरेन लॉ के मिस्टेक है तो आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगर आपने फॉरेन की कानून की गलती करी है तो आप चाहो तो कोर्ट में जाके बोल सकते हो जज साहब हमसे गलती हो गई, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दो। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन पेपर। आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं सारे, एक तो पहली बात तो मिक्स्ड क्वेश्चन आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन लास्ट में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार पेपर का लेवल अच्छा था, तो जो बच्चे अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये वाला वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना पढ़ाई का लेवल इंक्रीज करके जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि लास्ट से 10 दिन नहीं प्रिपेयर करेंगे और हम CMA फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में हो सकता है कि थोड़ा सा और पेपर इंस्टीट्यूट इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे। तो अगर आप चाहते हो CMA फाउंडेशन के कोर्सेज लेना, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप CMA फाउंडेशन के सभी कोर्सेज में एनरोल करा सकते हो। और सभी हमारे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं चारों सब्जेक्ट्स के, तो अगर आप चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से भी कोर्स में एनरोल करा सकते हो, या फिर आप हमारे जो सपोर्ट टीम है उनसे बात कर सकते हो 88880402 पे, तो आपको गाइड कर देंगे अबाउट आवर कोर्सेज। तो उस वहाँ से भी आप एनरोल करा सकते हो, उनकी हेल्प भी ले सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग कि आपको कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, आपकी सारी क्वेरी वहाँ रिजॉल्व कर दी जाएगी। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा है, आपको पता लग गया है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन में गड़बड़ करके आए हो एंड सो ऑन। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम ओवर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्ती करोगे, 2-3 दिन रिलैक्स करेंगे, मस्ती करेंगे और उसके बाद अपने CMA इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कर देंगे। CMA फाउंडेशन के एग्जाम्स कैसे गए उसके बारे में आपका सोचना का अब काम नहीं है, आपने अपना काम कर दिया, पढ़ाई कर ली, एग्जाम दे दिया, राइट। अब रिजल्ट देखेंगे हम सीधा, क्लियर। और अभी CMA इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कर देंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट आने में अभी टाइम है, तो उस टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।